नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त आदित्य झा इंस्पायर टू हिंदी से। और आज हम बात करने वाले हैं OnePlus 9 Pro स्मार्टफोन के बारे में। इसकी हाइप तो अंधी मात्रा में है, सब जगह आपको हर जगह पोस्टर्स दिखाई दे रहे होंगे कि OnePlus ने एसोसिएशन करी है, हैसलब्लैड के साथ एक चमत्कारी कैमरा वाला फोन निकाला है। पर इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना हाइपर बोल है, यानी कि बढ़ा चढ़ा के बोला गया है, वो चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अंत तक देखते रहिए, बहुत सारी चीजें उजागर होने वाली हैं। और शुरुआत करते हैं एक भड़कते भड़कते सौंदर्य प्रदर्शन के साथ। तो दोस्तों, OnePlus 9 Pro जो है वो एक फ्लैगशिप एफर्ट होने के बावजूद थोड़ा और सुंदर डिजाइन लैंग्वेज इसका हो सकता था। आप अगर इसको और बढ़िया कलर में खरीदना चाहते तो स्टेलर ब्लैक कलर खरीदिएगा। हमारे पास जो इसका कलर था मॉर्निंग मिस्ट, वो एकदम ही फिंगरप्रिंट मैग्नेट है और बहुत ही जल्दी खराब सा हो जाता है, गंदा सा हो जाता है। जेनेरिक चाइनीज स्मार्टफोन वाली फील आ रही इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट के बावजूद भी। एकमात्र जो इसमें यूनिक डिजाइन एलिमेंट जो मुझे लगा वो बस ये था कि जो इसमें हैसलब्लैड कैमरा है वो इसका एकमात्र यूनिक डिजाइन एलिमेंट मैं कहूंगा। बाकी सब ऐसा कुछ उतना ज्यादा यूनिक सा नहीं लग रहा था। और इसके अलावा जो डिजाइन है उसमें मतलब थोड़ा और मेहनत हो सकती थी, बट ठीक है, पहले से थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट्स है। जैसे कि 8 Pro के अंदर बहुत ही ज़्यादा कर्व्स थे, जिसकी वजह से वो डिस्प्ले उतना ज़्यादा यूजेबल नहीं था, मतलब कहीं कहीं पे दिक्कत सी होती थी। तो 9 Pro में वो कर्व्स को थोड़ा सा टोन डाउन किया उन्होंने, तो थोड़ा ज़्यादा हैंडी होगा, ज़्यादा यूजेबल हो गया ये फ़ोन जो है। इसके अलावा ये फ़ोन वे करता है 197 ग्राम्स, उतना ज़्यादा हल्का भी नहीं है, ज़्यादा हैवी से थोड़ा सा एक कदम पीछे हो गया। 8.7 मिलीमीटर थिक है, एल्यूमिनियम फ्रेम है इस पे, बैक पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन है। और जो डिस्प्ले उस पर गोरिल्ला ग्लास 5 जो प्रोटेक्शन है उसका सिंपल मतलब ये है कि हायर ड्रॉप रेजिस्टेंस आपको मिलेगी, पर स्क्रैच रेजिस्टेंस के मामले में पुराने जनरेशन के मुकाबले थोड़ा सा पीछे होगा। IP68 डस्ट और वाटर रेजिस्टेंट स्मार्टफोन है। ये एक ऐसी चीज है जो OnePlus मिस नहीं कर सकता, बिकॉज भाई अब वो फ्लैगशिप लेवल पर टक्कर लेने जा रहे हैं। और जो OnePlus का हार्डवेयर एक्सपीरियंस जिसको अब हम लोग प्यार करते आए हैं और जिसके अंदर की टैक्टाइल बटन्स देते हैं ये लोग, अलर्ट स्लाइडर देते हैं, स्टीरियो स्पीकर सेटअप देते हैं, वो सब कुछ यहाँ पे अभी भी मौजूद है। डुअल कर्व डिस्प्ले एजेस अब यहाँ पे जो दिए हुए हैं उससे ग्रिप इजी हो जाती है, होल्ड करना इसको इजी है। वॉल्यूम बटन्स जो उनको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट किया गया ताकि ईज ऑफ यूसेज ज्यादा हो सके। कैमरा बम्प उतना बढ़ा नहीं है, बट पुराने सालों की तरह अब जो फोन है वो सिमेट्रिकल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि पहले OnePlus का डिजाइन लैंग्वेज ऐसा था कि वो कैमरा बम्प बीच में होता था, अच्छा सा लगता था देखने में। अब उन्होंने वो जो साइड में कर दिया ना, तो इसी वजह से वो थोड़ा सा जेनेरिक सा लुक आ गया इस फोन में। एंड जो उनका एक वो यूनिकनेस था वो अब थोड़ा हट चुका है, और इसी वजह से फोन सिमेट्रिकल भी नहीं है, क्योंकि अब आप इसको कहीं टेबल टॉप पे रखेंगे तो ये फोन थोड़ा बहुत रॉक जरूर करेगा। बट ये है कि कैमरा बम्प का साइज उतना ज्यादा नहीं है, तो चलो वो वेल एंड गुड। इसके अलावा इसमें कोई 3.5mm जैक नहीं है इस फोन में। और गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स का ये लोग प्रयोग बड़े प्यार से कर सकते थे, बिकॉज इतना महंगा फोन है ये, बट उन्होंने वो चीज़ नहीं चुनी। तो मुझे पर्सनली लगता है कि वो एक थोड़ी चॉइस उन्होंने कम करी है। आइए बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। 6.7 इंच की क्वाड HD प्लस LTPO एमोलेड डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज HDR10+ डिस्प्ले है, पीक ब्राइटनेस जाती 1300 निट्स तक। और एक बात मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा, वो बात ये है कि ये जो डिस्प्ले इसका हाई डायनेमिक रेंज लेवल इतना ज्यादा है कि मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ 8 बिट में 4:2:0 में, इस वीडियो में एक दिक्कत है कि ये वीडियो एक्चुअली में वो जो हाई डायनेमिक रेंज उसको कैप्चर ही नहीं कर सकता है। तो जो मैं अपनी आंखों से देख रहा था वो मैं उस वीडियो में दिखा ही नहीं सकता हूँ। तो इसलिए जब आप इस डिस्प्ले को एक्चुअली अपने हाथों में एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि काफ़ी बढ़िया पैनल है इस पे। 1 से लेके 120 हर्ट्ज तक इस पे रिफ्रेश रेट जाती है और क्वालिटी बहुत सही है। 10 बिट कलर को सपोर्ट करता है। इसके अलावा अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि डिस्प्ले नर्ड है, तो जो डिफॉल्ट कलर प्रोफाइल है विविड, उसको भाई चेंज कर देना sRGB मोड पे, ताकि आपको एक्यूरेट कलर्स मिले इसके अंदर। अल्ट्रा हाई वीडियो रेजोल्यूशन मोड गलती से भी इनेबल मत करना, उससे वो डाउन स्केल्ड कंटेंट को अपस्केल करेगा, यानी कम रेजोल्यूशन वाले कंटेंट को अपस्केल करके दिखाने की कोशिश करेगा, बहुत ही अजीब सा शार्पनिंग इफेक्ट आएगा। उसके अलावा एक मोशन स्मूथिंग फीचर है, उसको भी मत इनेबल करना। अगर कोई फिल्म 24 FPS पे शूट की गई है, 23.986 FPS पे शूट की गई है, तो उसी पे ही देखने में मजा आता है। उसको जबरदस्ती अगर ये हाई रिफ्रेश रेट वाला बनाने की कोशिश करता है तो देखने में बढ़िया नहीं लगता है। तो मैं कहूंगा कि इन फीचर्स को, ये एक्सपेरिमेंटल टाइप के फीचर्स हैं, इनको डिसेबल ही रखो तो ही जिंदगी में बढ़िया मजा आएगा। अब आप सोच रहे होंगे भैया ने इतनी तारीफ कर दी, कितना रोकड़ा खाया। भैया ने रोकड़ा नहीं खाया, भैया आपको इसकी दिक्कत भी बताने वाले हैं। इसकी डिस्प्ले में अगर आप HDR में कुछ कंटेंट देख रहे होंगे तो डिस्प्ले के जो सेक्शंस हैं जिसको 100% ब्लैक होना चाहिए वो 100% ब्लैक नहीं होता है, एंड वो थोड़ा सा डार्क शेड ऑफ ग्रे तक जाता है। तो HDR कंटेंट में ये दिक्कत आ रही थी देखने में, और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ है यहाँ पे उपलब्ध, और ये स्पेसिफिकली आपको तब नोटिस होगी जब आप रात में सुंदर सुंदर वीडियोस देख रहे होंगे।
ये सपोर्ट करता है 4K 60 FPS HDR प्लेबैक यूट्यूब पे बिना किसी दिक्कत के। कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को फोर्स करने का। और ये जो स्मार्ट 120 हर्ट्ज पैनल है ये कहने के लिए तथाकथित रूप से तो ज्यादा आपको पावर सेविंग का ऑप्शन देता है कि ये 1 हर्ट्ज तक जा सकता है अगर आपको पावर सेव करना है तो। इन डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर है इसके अंदर, उसकी परफॉर्मेंस मुझे ठीक ठाक लगी। और इसके अंदर एक RGB सेंसर दे रखा है जो कि आपको एप्पल के ट्रू टोन डिस्प्लेस की तरह डिस्प्ले का कलर टेम्परेचर ऊपर नीचे करने में हेल्प करता है। तो चलो वो वेल एंड गुड, लेकिन उस चीज को भी मैं कहूंगा कि डिसेबल ही रखो बाय डिफॉल्ट। नॉर्मल जैसे आम यूजर चलाता है वैसे ही चलाने में ज्यादा मजा है। डिस्प्ले में ही इन्होंने एक 360 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग मोड दे रखा है कि टच सैम्पलिंग रेट 360 हर्ट्ज तक जाएगा। बट उसका फायदा तो तब होता है ना भाई जब आपके पास गेम्स हो जो कि वो 120 हर्ट्ज डिस्प्ले का पूरा फायदा उठा पाए। मुश्किल से 3-4 तो गेम है मार्केट में जो कि 90 हर्ट्ज तक के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट कर रही होती है और 120 हर्ट्ज को तो कोई पूरा सपोर्ट भी नहीं कर रहा। तो जब आपकी गेम की ही रिफ्रेश रेट उतनी हाई नहीं जा रही है तो आप टच सैम्पलिंग हाई लेके कितना ही अच्छा रिस्पॉन्स रेट ले लोगे। तो वही चीज़ है कि जब गेम्स में सपोर्ट ज़्यादा आता है तब ये शायद से 360 हर्ट्ज का जो फीचर है उसका ज़्यादा फायदा होगा जब आप गेम्स आपकी इनपुट को तेजी से पकड़ पाएंगे। बट जब तक वैसा कुछ आता नहीं है तब तक ठीक है, ऑन पेपर फीचर अच्छा है बट आप एक्चुअली में रियल लाइफ में उसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो आइए बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस के बारे में, अंदरूनी माल कैसा है। तो अंदर इसके स्नैपड्रैगन 888 चिपसेट है, आपको मिलता है 8 या फिर 12 GB रैम, 128 या फिर 256 GB स्टोरेज के साथ। कोई माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट नहीं दे रखा। इंटरनल स्टोरेज काफी हद तक फास्ट है क्योंकि UFS 3.1 स्टोरेज है। अब आइए बात करते हैं कनेक्टिविटी के बारे में। इसके अंदर बेस्ट 5G या फिर 4G मॉडेम जो अभी मिल सकता है वो है क्वालकॉम का X60 मॉडेम। और एक हंसी की बात बताता हूँ, अगर 5G बैंड्स या 4G बैंड्स की बात की जाए तो जो वर्जन OnePlus 9 Pro का बिक रहा है नॉर्थ अमेरिका में यानी कि USA में, उसके अंदर सारे 5G और 4G बैंड्स ये लोग बांट रहे हैं। बट यहाँ पे जो वर्जन मिल रहा है वो सीवियरली हैंडीकैप्ड है बैंड्स के मामले में। तो सपोज करो आप एक इंटरनेशनल ट्रैवलर लेवल के व्यक्ति हो, आपने यहाँ से OnePlus 9 Pro लिया और आप बाहर गए कनाडा में या USA में और आपको वहाँ पे सिम डाल के चलानी है, नहीं चलेगा भैया। लेकिन जो नॉर्थ अमेरिकन वर्जन है OnePlus 9 Pro का वो वर्ल्ड वाइड चलेगा, उसमें सारे बैंड सपोर्टेड है, 5G के भी 4G के भी। तो ये जो थोड़ा दोगलापन है ब्रांड की तरफ से, यहाँ पे क्या पैसा बचा रहे हो भाई, सब जगह सारे बैंड्स लॉक अनलॉक करके दो ना भाई। जो बंदा फोन लेगा इतना महंगा 60,000 से ऊपर का फोन, तो उसको एक ऑप्शन होना चाहिए ना कि वो सब जगह एक एक्सपीरियंस ले पाए। तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं है और वो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए था, सब जगह सेम एक्सपीरियंस होना चाहिए था। बट थोड़ा बहुत कहीं भी पैसा बचाया गया है। टॉप नॉच लेवल की यहाँ पे कैरियर एग्रीगेशन सपोर्टेड है यानी कि 4G प्लस बढ़िया चलेगा इर्रिस्पेक्टिव आप किस रीजन में है। और जो अगर आपको ऐसा इसका वर्जन चाहिए जो कि वर्ल्ड वाइड चले प्रॉपर तरीके से, तो इसका USA वाला वर्जन ही खरीदिए। और ये डुअल नैनो सिम को सपोर्ट करता है, Wi-Fi 6 का भी सपोर्ट यहाँ पे है, NFC का सपोर्ट भी दे रखा है। अब ये बात करते हैं जरा परफॉर्मेंस और गेमिंग के बारे में। भाई परफॉर्मेंस के मामले में क्या बोलूँ मैं जो कि बोलना चाहिए, बिकॉज ये बहुत ही सही फोन है। अब अगर आप इतना महंगा फोन ले रहे हो तो मिनिमम रिक्वायरमेंट एक होती है कि भाई बढ़िया चले। मैं इसको कुछ भी चला के लैग नहीं करवा पा रहा था, तो वो बहुत ही बढ़िया बात कि भाई फ्लैगशिप लेवल का फोन है तो फ्लैगशिप की तरह चलना भी चाहिए, और वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही थी। गेम्स में भी आप ऑलमोस्ट हर एक गेम को खेल सकते हैं बढ़िया तरीके से बिना कोई दिक्कत के, हिकअप के। और एक चीज़ है कि अगर आप ये बोले कि क्या ये फ़ोन गर्म हो रहा था कि नहीं, तो गर्म तो ये डेफिनेटली हो रहा था ज़्यादा देर खेलने पे। बट OnePlus ने एक नया फीचर दिया है जिसका नाम है OnePlus Cool Play। तो मोटा मोटी वो फीचर क्या है, वो ये है कि भाई बैक जो है, बैक में अलग अलग लेयर्स दे रखी है ग्रेफाइट वगैरह की, और मतलब ऐसा दे रखा है कि हीट जो है किसी एक पॉइंट पे नहीं रहेगा, पूरी बैक से डिसिपेट होगा। तो पूरी बैक साइमल्टेनियसली इसकी गर्म हो रही होती है और कोई एक पॉइंट ज्यादा गर्म नहीं हो रहा होता। तो चलो ये एक बढ़िया फीचर है जो कि लोगों को पसंद आएगा। हाँ, ये बात करते हैं असली पॉइंट के बारे में जिसके लिए आप और मैं दोनों ही यहाँ पे बैठे हुए और आए हैं, कैमरा के बारे में। कैमरा को अंधा हाइप किया OnePlus ने, बोला है भैया 3 साल की एसोसिएशन करी है हैसलब्लैड के साथ, जो कि एक यूनिक कैमरा मेकर है, जो कि एक लिमिटेड नंबर ऑफ कैमरास बनाते हैं, बहुत ही जबरदस्त उनके कैमरास होते हैं, और अंधाधुंध हाइप की गई है। और कहने में आया कि बहुत ही जबरदस्त कैमरा इस फोन का, बट ऐसा सच नहीं है, सच तो बहुत ही दूर है इससे। आइए जरा सच को उजागर करते हैं। तो सच ये है कि इसके अंदर जो एक सेंसर दे रखा है वो हार्डवेयर लेवल पे बहुत बढ़िया है। Sony IMX789 सेंसर 48 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन के साथ, OIS के साथ 7P लेंस, 12 बिट रॉ जो ये इमेज सपोर्ट करता है ना इसका सेंसर, वो बहुत फाड़ू लेवल की है। अगर आप एडिटिंग कर पाओगे तो आप इसकी मस्त क्वालिटी बाहर निकाल पाओगे।
अल्ट्रा वाइड कैमरा इसका बहुत एक्सेप्शनल लेवल का है, सोनी का IMX766 सेंसर 50 मेगापिक्सल का। अब जो ये मेन सेंसर है ना, इस पे f1.8 और शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड होने की वजह से कई बार आप जैसे पास की भी चीजों की फोटो ले रहे होगे ना, तो आपको उसमें बैकग्राउंड ब्लर मिल रहा होगा। कई लोगों को इफेक्ट पसंद आता है, बट कभी कभी आप ऐसा चाह रहे होगे कि एक फोटो में ज्यादा चीजें विजिबल हो ना, वहां पे आपको लार्ज सेंसर की दिक्कत महसूस होगी कि भाई कोई तरीका ही नहीं है कि बैकग्राउंड ब्लर ना हो। अगर कोई चीज सामने पास में है फोरग्राउंड में, तो बैकग्राउंड अपने आप ब्लर कर देगा क्योंकि सेंसर का साइज बड़ा है और f1.8 अपर्चर है, तो जो फ्रिंजिंग वगैरह होती है वो चीज़ थोड़ी दिक्कत भरी है। बाकी इन्होंने बहुत ही मतलब ज़बरदस्त कोलैबोरेशन करा है हैसलब्लैड के साथ एल्गोरिथम लेवल पे, कि मतलब जो इमेज प्रोसेसिंग पाइपलाइन है वो पूरी हैसलब्लैड द्वारा ऑप्टिमाइज्ड बनाई गई है। बट यार कलर्स के मामले में तो पूरा ऊपर से लेके नीचे तक कलर्स के मामले में इन्होंने रोना कर दिया है। तो जो ये एक दो इमेजेस है कंपैरेटिव इमेजेस, मैंने क्या करा कि जस्ट टू सी कि हैसलब्लैड का एल्गोरिथम नहीं यूज हो रहा हो तो कैसी फोटो आती है, मैंने इस पे Gcam मॉड डाला जो कि मैं समहाउ चला पाया इस पे, एंड दो फोटोज को कंपेयर किया अपने। जो हैसलब्लैड मोड से ली गई फोटो है उसको 4x जूम करते हैं अगर अंदर, तो जो पत्तों की डेफिनेशन है इस इमेज में अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो पत्तों को पता नहीं क्या कचरा बना दिया उसने। और वहीं जो मैंने Gcam मॉड से फोटो ली उसमें 4x जूम करके भी पत्ते पता चल रहा है भाई पत्ते हैं वहां पे। तो ये चीज मुझे थोड़ी अजीब लगी। OnePlus का कहना ये है कि जो हैसलब्लैड का एल्गोरिथम है वो थोड़े नेचुरल कलर्स देगा आपको, थोड़ा सा डीसैचुरेटेड सा लुक देगा, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा कम होगा, रियल लाइफ के क्लोज कलर्स होगा। बट अगर मैं वही बात करूं कि फ्रंट कैमरा में कैसे ये इंप्लीमेंट हुआ है, तो फ्रंट कैमरा मुझे एक्चुअली में पिंक सा बना रहा था। भाई मैं इतना पिंक हूं नहीं, मेरा चेहरा बूढ़ा हो गया, मैं यहाँ पे झुर्रियाँ दिखाई दे रही है, पता चल रहा है कि आदमी सोता नहीं है सही से, और वो चीज़ ऐसा नहीं दिखाई देता। OnePlus 9 Pro के कैमरा पे एकदम मैं सुंदर सा जवान सा लग रहा था, जो कि संभव नहीं है अब इस उम्र पे। तो वो चीज़ मुझे अजीब सी लग रही थी। तो यार ये एक ऐसी बात है जिसको फिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इन एल्गोरिथम्स को डेफिनेटली फिक्सिंग की ज़रूरत है। इसी के अलावा कैमरा के बारे में और डिटेल में बात की जाए तो 2 मेगापिक्सल का एक मोनोक्रोम कैमरा सेंसर है, जो कि ऑनेस्टली उसको स्किप किया जा सकता था, किसी काम का नहीं है। 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा इसके अंदर है, जो कि 3.3x तक जूम करता है। बाकी अगर और अन्य चीजों की बात करी जाए तो UI के अंदर इन्होंने अब पूरा ही थोड़ा सा हैसलब्लैड को सिमुलेट करने की कोशिश करी है। तो ऑरेंज कलर का शटर बटन है, जो कि मुझे एक्चुअली में फर्स्ट टाइम में कंफ्यूज कर रहा था कि भाई ये रिकॉर्ड बटन तो नहीं है। इसके अलावा जो शटर साउंड है वो मैच करती है हैसलब्लैड कैमरास को। कैमरा UI को देख के मुझे स्टिल ऐसा लगा कि भाई थोड़ा बहुत पॉलिशिंग की जरूरत है उसको। शार्पनिंग एल्गोरिथम जो यहाँ पे है वो मेन कल्प्रिट है, जो कि जूम करने पे आपको आर्टिफैक्ट्स दिखाएगा इमेजेस में। नॉइस लेवल काफी हाई है डिफॉल्ट कैमरा ऐप की मदद से, अगर फोटो ले रहे होंगे तब। और एक्चुअल सेंसर और हार्डवेयर जो इन्होंने इस्तेमाल किया वो काफी हद तक बढ़िया है, बट प्रोसेसिंग एल्गोरिथम ही उसको डुबा रहे हैं काफी तरीके से। और इन सब खामियों के बीच में एक बहुत बड़ी खूबी ये है कि जो अल्ट्रा वाइड सेंसर है उसके ऊपर एक फ्री फॉर्म लेंस है, तो उसकी मदद से क्या होता है कि अल्ट्रा वाइड में डिस्टॉर्शन बहुत कम है। तो जो इसका अल्ट्रा वाइड कैमरा सेंसर है मुझे शायद सबसे बेस्ट अल्ट्रा वाइड कैमरा सेंसर्स में से एक लगा, और जो फोटोज कैप्चर करता है उनमें बहुत ही मिनिमल लेवल ऑफ डिस्टॉर्शन होती है, और जो लाइंस होती है, लाइंस कहीं पे भी ऐसे ज़्यादा बेंड होती हुई नहीं दिखाई देती, कहीं पे भी स्ट्रेट लाइंस की अगर आप फोटो लोगे तो वो बहुत ही बढ़िया लुक आता है। वो मुझे पर्सनली बहुत सही लगा। अगर और डिटेल्स में बात की जाए तो HDR वीडियो रिकॉर्डिंग तो है भाई यहाँ पे है ही नहीं। इसके अलावा 16 मेगापिक्सल का जो सोनी IMX471 सेंसर है इसके फ्रंट कैमरा में, वो फिक्स्ड फोकस सेंसर है, तो वो थोड़ा बहुत आपको दिक्कत लगेगी। उससे अगर मैं वीडियो वगैरह शूट कर रहा था तो बहुत ही क्रॉप्ड इन टाइप की वीडियो आ रही थी, वो मुझे बेकार लगा। 4K वीडियो आप शूट नहीं कर सकते फ्रंट कैमरा से एक 65,000 से ऊपर के फोन में, जो मुझे दर्द भरा लगा काफी ज्यादा। और पोर्ट्रेट मोड जो है फ्रंट कैमरा में वो कभी कभी सब्जेक्ट के कटआउट को ऊपर नीचे कर देता है और उतना मौज नहीं कर पाता। वो एक बड़ी बेकार चीज मुझे ये लगी कि भाई इन्हीं का ही सस्ता फोन जो है OnePlus Nord, उसमें फ्रंट कैमरा में अल्ट्रा वाइड भी मिल रहा है, 4K वीडियो भी मिल रही है, और यहाँ पे एक बड़े इनका फ्लैगशिप लेवल का फोन है, प्रो है 9 Pro, उसके अंदर फ्रंट कैमरा उतना मजेदार नहीं है। तो भाई You're not just wrong, you're stupid. अगर आप बहुत महंगा प्रोडक्ट बना रहे हो और आप उसमें सब कुछ मार्केट कर रहे हो कि बेस्ट इन क्लास है, तो एक्चुअली में जब कोई टेस्ट करेगा उसको बेस्ट इन क्लास होना चाहिए। फ्रंट कैमरा में वो चीज़ नहीं दिखी मुझे। फॉर श्योर जब मैंने Gcam से फोटोज ली तो मुझे काफ़ी हद तक सही फोटोज मिली, बट जो फिक्स्ड फोकस सेंसर है, अब मेरे पास Pixel 4a था और अभी भी है, Pixel 4a में भी फिक्स्ड फोकस सेंसर है सामने। मैंने बहुत बेइज्जती करी उस फोन की इसी बात पे, और यही बात मुझे बेकार लगती है कि अगर आपको एक फिक्स्ड फोकस सेंसर मिल रहा है तो आपकी नंबर ऑफ शॉट टेकिंग एबिलिटीज जो होती है वो कम हो जाती है, कि आप कुछ ही तरीके से शॉट्स को फ्रेम कर सकते हो कि अगर फ्रंट कैमरा फिक्स्ड फोकस वाला है। तो वो चीज़ यहाँ पे इतने महंगे फ्लैगशिप फोन पे देखने को मिल रही है। इसके अलावा इसी के अंदर 8
8K के वीडियो जो प्राइमरी कैमरा से निकल रहा था वो काफी हद तक सही था, बट उतना शार्प नहीं था जितनी मेरी एक्सपेक्टेशन थी उसके मुकाबले। बट स्टेबलाइजेशन तो डेफिनेटली ऑन पॉइंट था, और फ्रंट कैमरा का वीडियो तो बहुत ही ज्यादा क्रॉप्ड इन है। 4K 120 FPS स्लो मोशन वीडियोस आप इससे निकाल सकते हो, जिसमें फील्ड ऑफ व्यू काफी अच्छा मिलता है। अब ये बात करते हैं बैटरी के बारे में। तो OnePlus ने बैटरी में कुछ एक अलग मैकेनिज्म इस बार ट्राई करा है। डुअल 2250 mAh के सेल इन्होंने लगाए हैं, जिसको डुअल को कंबाइन करके 4500 mAh की आपको कैपेसिटी मिलती है। अभी जो 4500 mAh की जो कैपेसिटी मिल रही है ये ऑन पेपर बहुत जबरदस्त है, और ये सपोर्ट करता है 65 वॉट की एकदम फास्ट डार्ट चार्जिंग को। बट दिक्कत यहाँ पे ये हो रही है कि रियल लाइफ में उतना टिक नहीं रहा है। शाम तक आप इजीली इस फोन को खत्म कर देंगे। ऑन पेपर इन्होंने बोला कि LTPO पैनल दिया, सब कुछ अच्छा दिया, बैटरी सेविंग टेक दिया, बट स्टिल रियल वर्ल्ड में जब आप यूज़ करने लगेंगे तो बैटरी उतनी मतलब चमत्कारी लेवल की नहीं है, और आपको फील होगा कि 4500 mAh बैटरी जो है वो जो इसका क्वाड HD प्लस डिस्प्ले वो चूस रहा है उसको गजब तरीके से, तो वो चीज़ यहाँ पे आपको फील होगी। चार्जिंग में तो डेफिनेटली बहुत कम टाइम लगता है। 65 वॉट का फास्ट चार्जर इतना क्रेजी लेवल का है कि आराम से 30 से 35 मिनट के अंदर पूरा 0 से 100% उसको चार्ज कर देता है, तो वो बहुत ही बढ़िया बात है। आइए जरा साउंड की बात करते हैं। तो साउंड के मामले में अपने कुछ कंपटीटर्स से तो काफी बढ़िया है। इसके अंदर डेडिकेटेड स्टीरियो स्पीकर सेटअप दे रखा है, लाउडनेस बहुत सही है, और S21 अल्ट्रा जो है उस स्मार्टफोन के मुकाबले इसका जो साउंड मैं कहूँगा थोड़ा ज़्यादा लाउड है। प्राइमरी कॉम्पिटिटर जितने भी इस फोन के उन सब से इसका साउंड ज़्यादा लाउड और अच्छा है, तो उस मामले में तो फोन डेफिनेटली क्लियर विनर है। इसके अंदर कॉल क्वालिटी और ईयरपीस का वॉल्यूम भी काफ़ी हद तक बढ़िया लगा मुझे। अब आइए बात करते हैं उस चीज़ के बारे में जो कि हृदय होता है स्मार्टफोन का, उसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। साल दर साल लोग अपना अंधा मात्रा में पैसा खर्च करते हैं OnePlus के स्मार्टफोन खरीदने के लिए। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन OS ही एक ऐसा फ्लैगशिप लेवल पे स्मार्टफोन में एक्सपीरियंस मिल रहा है जो कि बड़ा ही क्लीन स्टॉक एंड्रॉइड के पास मिल रहा है, और जिसमें फीचर्स काफ़ी ज़्यादा दबा के और एज सच कोई ज़्यादा एड वैड नहीं घुसे पड़े हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे इस बार भी देखने को मिलती है कि जो ऑक्सीजन OS का एक्सपीरियंस इस बार बहुत सही है। जो OnePlus का एक शेल्फ आता था लेफ्ट स्वाइप करके, उसको उन्होंने हटा दिया है, गूगल डिस्कवर फीड वहाँ पे लगा दी है। बहुत वेल एंड गुड। मुझे पर्सनली ये आइटरेशन ऑफ ऑक्सीजन OS काफ़ी सही लगा, बट कई सारी ऐसी चीज़ें जो अभी आई नहीं है, जो शायद से एंड्रॉइड 12 के अपग्रेड के साथ इस पे आएंगी। जैसे कि इन्होंने एक नया फीचर दिया, टर्बो बूस्ट फीचर, जिसके अंदर वर्चुअल रैम को और रैम कंप्रेशन एल्गोरिथम्स को यूज करके आप ज़्यादा ऐप्स को ओपन कर सकते हैं, बैकग्राउंड में ओपन रख सकते हैं, तो वो सब सही है। इसके अलावा यहाँ पे असली तो दिक्कत भरी खबर ये है कि चाइना में जितने भी OnePlus के फ़ोन बिक रहे होंगे उनमें कलर OS डलेगा, तो भाई अब उम्मीद करो भारत वालों के साथ ऐसा ना हो। और डेडिकेटेड वन हैंडेड मोड यहाँ पे अभी नहीं है, बट कह रहे हैं कि अपडेट के साथ शायद आ जाएगा भविष्य में, तो चलो वो एक बढ़िया बात होगी। अब आइए एक फाइनल बात करते हैं प्राइसिंग और कंक्लूजन के बारे में। $969 इस फोन का स्टार्टिंग प्राइस है बाहर के देशों में। भारत में इसका प्राइस है 65,000 रुपये 8/128 GB वर्जन के लिए, और 70,000 रुपये ऑलमोस्ट 12/256 GB वर्जन के लिए। अब जो भाई जो S21 अल्ट्रा है वो आपको ऑलमोस्ट 77 या 80,000 के करीब मिल सकता है, अगर आपको बहुत अच्छे कार्ड डिस्काउंट ऑफर्स मिल जाए, यानी कि इससे आराम से 10 से 20,000 रुपये महंगा मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन आप कहाँ पे खरीद रहे हो। भारत में S21 अल्ट्रा जैसा फोन लेने को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक्साइनोस वर्जन बिक रहा होता है, उसका स्नैपड्रैगन 888 वाला वर्जन नहीं बिक रहा होता, जो कि डेफिनेटली सुपीरियर है। एंड इस फोन की बहुत सारी चीजें उसके मुकाबले बहुत ही बढ़िया है। फॉर श्योर S21 अल्ट्रा का जो कैमरा एक्सपीरियंस है वो कई मामलों में इससे बेटर लगेगा, बैटरी भी इससे बेटर लगेगी, बट यार इस फोन के अंदर कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि S21 अल्ट्रा में नहीं है। क्लीन एक्सपीरियंस है जो कि वहाँ पे नहीं है। कई सारी ऐसी चीजें जो कि मुझे उससे काफी हद तक बेटर लगी, और ये सब जो चीजें होती है कंबाइन करके इसके एक्सपीरियंस को उससे थोड़ा सा ऊपर एलिवेट कर देती हैं। और प्राइसिंग की बात की जाए तो डेफिनेटली यहाँ पे प्राइसिंग थोड़ी सी सस्ती है उससे। अगर आपको किसी ऑफर में थोड़ा और सस्ता मिल जाए तो शायद और वेल एंड गुड हो जाए। एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स में फ्लैगशिप के मामले में ये फोन मैं कहूँगा काफ़ी हद तक ऊपर है अभी, बट इसमें ऐसा नहीं है कि सब कुछ मस्त है। इसमें बहुत सारी दिक्कतें भी है जो मैं बता चुका हूँ आपको, और मैं कहता हूँ कि यार अगर आप 60-65 हज़ार किसी फ़ोन पे लगा ही रहे हो ना, तो आँख मूंद के एप्पल ले लो। 4-5 साल के लिए काम खत्म। अब भी iPhone 11 पे कितने डिस्काउंट चल रहे हैं, कई जगह पे 40-45 हज़ार पे मिल रहा है। एंड उसमें जो स्टेबिलिटी मिलेगी, बहुत दिक्कतें हैं उस फोन में, ठीक है, लेकिन उसमें जो आपको स्टेबिलिटी मिलेगी ना अगले 4-5 साल के लिए, वो चीज़ यहाँ पे नहीं मिलेगी भाई। 4-5 साल बाद कोई पूछेगा भी नहीं OnePlus 9 Pro को, रीसेल वैल्यू तो वही जमीन के अंदर चली जाएगी। तो यही बातें समझना बहुत ज़रूरी है कि आप किस पीस ऑफ टेक्नोलॉजी में पैसा खर्चना चाहते हो जो आपको लॉन्ग टर्म तक हेल्प करे कि नहीं। एंड्रॉइड में डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन्स है ये अभी के लिए, अगले 3-4 महीनों के लिए, जब तक कि कोई और बढ़िया फ़ोन नहीं आ जाता जो कि इसकी भी मार्केट इससे छीन ले।
तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, शेयर करें, इंस्पायर टू हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे वो एक छोटी सी प्यारी सी घंटी है कोने में, उसको श्रद्धालुओं के बजा दीजिए और हमेशा की तरह सतत निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहिए।